स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आज का दिन छुट्टी का दिन, इतवार, सबका चहेता दिन, फिर भी हम यहाँ सब उपस्थित हैं। पौष कृष्ण पक्ष नवमी शके 1945, 4 फरवरी 2024। पंचांग के अनुसार सुबह 7:20 के बाद आज का संपूर्ण दिवस शुभ दिवस कहा गया है और हम सभी इस शुभ दिवस की प्रसन्नता का अनुभव ले रहे हैं। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती हैं और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती हैं। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। जो निखर कर बिखर जाए वो कर्तव्य और जो बिखर कर निखर जाए वो व्यक्तित्व है। मैं उज्ज्वला पाटिल यहाँ उपस्थित सभी महनियों, शोध निबंध के लेखिकाओं, हमारे हर सत्र के निमंत्रित मार्गदर्शकों तथा सामने बैठे सभी प्रबुद्धों का इस एक दिवसीय कार्यशाला में भारतीय विचार मंच महिला आयाम तथा श्री शक्तिपीठ की ओर से तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिव्या दिव्या रे दीपक का कानी कुंडल मोती का दिया सपाहुल नमस्कार रिवाज आहे जुना, रिवाज आहे जुना, शुभं करोति। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। श्रीमती सनातई पंडित जी, इनका परिचय कम शब्दों में देना कठिन है, परंतु प्रयास करती हूँ। मैं श्रीमती अंजलि जी को इनका स्वागत करने हेतु और भारतीय विचार मंच महिला आयाम तथा श्री शक्तिपीठ की ओर से हमारी छोटी सी प्यार भरी भेंट स्वीकार करने हेतु आदरणीय सना पंडित जी को विनम्रता से बुलाना चाहूँगी। सना पंडित जी स्वयं कवयत्री, लेखिका, वक्ता, समुपदेशक, मानसिक आरोग्य विशेषज्ञ हैं। उनकी 3 किताबें मनवा, समर्पण, कलयुग छप चुकी हैं। युगवाणी वाङ्मयीन त्रैमासिक व्यवस्था, चित्र काव्य संग्रह का महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन, जागतिक मराठी सम्मेलन, अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन, बाल साहित्य सम्मेलन, वैदर्भीय लेखिका सम्मेलनों में इनका सहभाग रह चुका है और बहुत कुछ आपने किया है। जी को यहाँ मैं बुलाना चाहूँगी। पद्माताई जी नहीं यहाँ पहुँची है तो काजल जी गुप्ता। लीनाताई जी का परिचय भी आपसे करवाना पसंद करूँगी। आप अंजुमन इंजीनियरिंग कॉलेज में गत 20 साल से भी अधिक समय से भौतिकी विषय की अधिव्याख्याता है। साथ ही में राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय बौद्धिक शिक्षाविदों का व्यापक अनुभव, वर्तमान में बंगलुरु की नैक की उपसलाहकार, नागपुर RTMMU की PhD होल्डर तथा PhD पर्यवेक्षक हैं। सुपर कंडक्टिविटी इस विषय में इनकी अधिक रुचि है। के केंद्रीय टोली की नागपुर महानगर की सदस्य हैं। विदर्भ प्रांत की टोली सदस्य हैं। आप सभी इनसे परिचित हैं, फिर भी इनका परिचय मुख्यतः क्या है, भारत विरोधी आरोपों परास्त करने की भूमिका लेकर इनका लेखन तथा वीडियोस रहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। मैं जिस संस्था का काम करती हूँ या जिस संगठन से मैं जुड़ी हुई हूँ, उसके नाम में ही इसका सार अधिकृत है। जैसे कि हम दिखते हैं नागपुर में भारतीय विचार मंच, लेकिन ये अखिल भारतीय यानी पूरे भारत में प्रज्ञा प्रवाह के नाम से जाना जाता है।
जो कि ज्ञान को, प्रज्ञा को प्रवाहित करता है। मतलब ऊपर से लेके जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, महिला है, स्त्री पुरुष युवा, सभी इसमें जुड़े होते हैं। प्रबुद्ध लोगों का यह संगठन है जो हर प्रकार से भारत के विचारों को प्रवाहित करता रहता है और जिस पर हमारी सब कार्यशालाएँ या हमारे जो कार्य है वो चलते रहते हैं। तो ये प्रवाह किस मतलब एक विषय में नहीं होता, वो सांस्कृतिक है, सामाजिक है, इतिहास का है, वो संविधान से जुड़ा हुआ है, वो जातियों से जुड़ा है। सभी विषय जो भारत से जुड़े हुए, हमारे देश से जुड़े हुए जो विषय है, उन सभी विषयों का यहाँ पे अध्ययन होता है और वो विचार प्रवाहित करने का काम हम करते हैं। तो इसमें जब हम ये प्रवाहित करते हैं तो इसमें हमें प्रबुद्ध लोगों की भी ज़रूरत होती है। तो किस तरह से इसको प्रवाहित करना चाहिए, तो इसके लिए हम फिर कार्यशालाएँ लेते हैं, अध्ययन करते हैं, चर्चा सत्र चलाते हैं। चर्चा एक छोटे भागों में भी हमारा काम है, ऐसा नहीं है कि हम बड़े ही संगठन में काम करते हैं। छोटे छोटे, जैसे हम नागपुर में छोटे छोटे संगठन भी हमारे भारतीय विचार से चलते हैं कि एक एरिया है, वो एरिया में भी अगर महिलाओं का संगठन है, पुरुषों का संगठन है, उन्हें पुस्तकें देना, उनसे अध्ययन करवाना, वो विचारों से उनको मतलब प्रभावित करना, प्रभावित करना और उस विचारों पे उन्हें लाना ताकि वो भारत के लिए काम कर सके, राष्ट्र के लिए सोच सके। ये हमारा मुख्य कार्य है। तो ये अलग अलग तरह से, जैसे मैंने बताया कि चर्चा सत्र और कार्यशाला आज उसी का एक भाग है कि महानगर से हमने महिलाओं को, विशेष हमने महिलाओं से, ये महिलाओं के ऊपर नहीं लिखना था, महिलाओं के राष्ट्र के ऊपर लिखना था। ऐसी महान देवियाँ बैठी हैं तथा हस्तियाँ उपस्थित हैं जो अपने अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में जुटी हैं। मैं फिर भी, और वो पर्दे के पीछे भी हैं, तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि वो यहाँ उपस्थित हैं। उनके योगदान से समाज उन्नत हो रहा है और आज हम उनके सानिध्य में हैं। मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि अपनी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ज़रूरी ये है कि उसे पूरी करने की कोशिश की जाए। ऐसी ही कोशिश भारतीय विचार मंच महिला आयाम की महिलाओं ने की है। प्रस्तावना में जैसे बताया अंजलि ताई ने, वैसे ही आज जो शोध निबंध प्राप्त हुए हैं उसकी एक पुस्तक बनी है। मैं मंचासीन सभी महनियों से प्रार्थना करती हूँ कि वे इस कार्यशाला का प्रमुख आकर्षण बिंदु राष्ट्र चिंतन भारत 1947 से 2047 इस पुस्तक का अपने कर कमलों द्वारा कृपया विमोचन करें। सुनील जी, आप कृपया यहाँ आए। सुनील जी, वह हमारे प्रेरणा स्थान में विमोचन के लिए आप कृपया मंच पर आए। धन्यवाद। ऐसे दिल में ऐसा हो रहा है कि कितना अपनी पुस्तिका निकली है, सारी महिलाओं के लेख यहाँ पे प्रसिद्ध हुए हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। किसी भी कार्यशाला के वातावरण को प्रफुल्लित रखना, सकारात्मक बनाना, उपस्थित सभी लोगों के मन को यहाँ होने जा रहे चिंतन के प्रति मनोभाव जागृत करना, यह काम केवल संगीत में पिरोए सुरों का और शब्दों का होता है। मैं स्वाति ताई पटवर्धन जी को यहाँ वैयक्तिक गीत प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रित करना चाहती हूँ। मातृ मंदिर का समर्पित दीप में चाह मेरी यह कि मैं जलता
जलता रहूं, कर्म पथ पर मुस्कुराऊं सर्वदा। आपदाओं को समझ वरदान में, जग सुने और झूमे अनुराग में, उल्लसित हो नित्य गाऊं गान में। चिरतमदल अज्ञता निज तेज से, बन जय निशंक में चलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। सुमन बन कर सज उठे जयमाल में, राह जितने भी मिले वे शूल भी। धन्य मैं यदि जिंदगी की राह में, कर सके अभिषेक मेरा धूल भी। क्योंकि मेरी देह मिट्टी से बनी है, क्यों न उसकी प्रेम में पलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। मैं जलूं इतना के सारे विश्व में, ज्ञान का पावन अमर प्रकाश हो। मेदिनी यह मोद से विलसे मधुर, गर्व से उत्फुल्ल वह आकाश हो। स्नेह का संदेश दे अंतिम किरण, मैं भले अपनत्व को छलता रहूं। चाह मेरी यह कि मैं जलता रहूं, जलता रहूं। कि शब्द धन्यवाद। इंसान का वजन केवल तोलने से नहीं, बोलने से भी पता चलता है। राष्ट्र चिंतन में कुल 40 शोध निबंध लिखे गए हैं। उनमें से 2 शोध निबंधकों को हम सुनने वाले हैं, ताकि आप सभी जान सकें कि किस तरह कौन से बिंदुओं पर विचारधारा बहती गई है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी रश्मिताई उद्दनवाड़ीकर आई हूँ। रश्मिताई उद्दनवाड़ी जी कर जी को आपका शोध निबंध विमेन इन इंजीनियरिंग फील्ड इस विषय पर आधारित है। आप VNIT इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट की विभाग प्रमुख हैं। मैं आपको यहाँ आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार. मला इथे महिला मंचासमोर विमेन इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग हा विषय प्रेझेंट करायला खूपच आनंद होतो आहे आणि एक वेगळा उत्साह वाटतो आहे. मी इतके वर्षांपासून VNITला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला शिकवते आहे आणि माझ्या क्लासमध्ये 100 मुलं असतात आणि एक मोजून 4 ते 5 मुली असतात. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या बायका किंवा मुलींसमोर बोलण्याचा कधी चान्सच मिळाला नाही असं म्हणायला हरकत नाही. आणि माझा या विषयावरचा मुख्य स्रोत किंवा मोटिवेशन काय, तर आपण इतके वर्ष झाली लहान मुलं बघतोय. एक 15 वर्षापूर्वीच्या मुलं किंवा 25 वर्षापूर्वीच्या मुलं किंवा मी सुद्धा जेव्हा लहान होती, एक साधारण नॉर्मल ॲव्हरेज मुलांसारखं आपण मोठं झालो. पण आजच्या जनरेशनमधले जे मुलं दिसतात ते फारच स्मार्ट असतात, खूपच हुशार असतात. म्हणजे 6-8 महिन्यापासून किंवा 1 वर्षाची मुलं, तुमच्या सगळ्यांचा हा अनुभव असेल की दे आर व्हेरी स्मार्ट.
ह्याचं मुख्य कारण काय? खाणं पिणं वातावरण सगळं सारखंच आहे. सो द मेन रिझन इज की बिकॉज मदर्स आर एज्युकेटेड. सगळ्या आया इतक्या शिकलेल्या आहेत की त्यामुळे त्या मुलांना पण जन्मजातच त्यांना एक वेगळी बुद्धी आहे, वेगळी तल्लख बुद्धी आहे. ते इंजिनिअरिंगमध्ये असं वाटतं की हे एक मेल डॉमिनेटेड ब्रांच आहे. सगळे माणसंच इंजिनियर असतात किंवा माणसंच लॉयर असतात, ही अशी इतक्या वर्षांपासूनची आपली धारणा. पण बायकांनी याच्यावर खूप चांगलं काम केलेलं आहे आणि वेगवेगळ्या फील्ड्समध्ये काम केलेलं आहे. आणि एक 2013 एक रिसर्च पोल घेतला होता. त्याच्यात असं आढळलं की 80% ऑफ फिमेल इंजिनियर्स त्या जास्त खुश आहेत, हॅपी आहेत, सॅटिस्फाईड आहेत. अँड 98% बायकांनी सांगितलं की देअर जॉब्स आर ग्रॅटिफाईंग, विच मीन्स दे आर व्हेरी थँकफुल. त्यांना खूप आनंद आहे की आम्ही ही नोकरी करतो आहे आणि त्या खूप संतुष्ट आहेत. वेअरॅज माणसं इन जनरल त्यांना नेहमी कंप्लेंट्स असतात किंवा बॉस चांगला नाही आहे किंवा एन्व्हायरमेंट चांगलं नाही आहे किंवा पगार कमी आहे. सो दे विल हॅव सम ऑर अदर रिझन्स टू कंप्लेन. वेअरॅज विमेन आर मोर सॅटिस्फाईड. आपल्याला माहिती आहे आपल्या घरी पण सुद्धा काम करत असताना एखादी बाई जर आनंदी आणि सॅटिस्फाईड असेल तिचं परफॉर्मन्स खूप इम्प्रूव्ह होतो ॲज कम्पेअर्ड टू मेन और ॲज कम्पेअर्ड टू एनी अदर लेडी हू इज नॉट सॅटिस्फाईड. सगळ्यात जास्त प्रमाण इंजिनियर्समध्ये मेकॅनिकल इंजिनियर्स आहे जगभर, पण फक्त 5%च बायका आहेत हू आर मेकॅनिकल इंजिनियर्स. आणि याचं कारण काय? सो आय एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग बिकॉज आय एम अ मेकॅनिकल इंजिनियर. तर ही अशी एक धारणा किंवा एक आयडिओलॉजी आहे की मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग म्हणजे खूप मेहनत करावी लागणार आहे किंवा खूप वजन उचलावं लागणार आहे. इंजिनिअरिंगमध्ये ते इंजिनियर्स बनणार आहेत, ते काही मेकॅनिक नाही बनणार आहे, ते काही नोकर माणसं नाही बनणार आहे. त्यांना फक्त गाईड करायचं आहे लोकांना की हे काम कसं पद्धतीने करावं. आणि कॉन्ट्ररी टू दिस आपल्याला माहीत आहे इतक्या वर्षांपासून बायका आपल्या आज्या किंवा त्यांच्या आज्यांनी किती जास्त मेहनत केली. म्हणजे 24/7 ते मेहनत करत असायची. सकाळी उठण्यापासून, दळण काढण्यापासून, मिरच्या कुटण्यापासून काय वाटेल ती मेहनत केली. मग हा गैरसमज की माणसं जास्त मेहनत करतात आणि बायका करू शकत नाही किंवा आजही कन्स्ट्रक्शन साईटवर आपल्याला बायका जास्त दिसतात वजन उचलताना. त्यामुळे हा थॉट प्रोसेस इटसेल्फ की मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा मेकॅनिकल इज लेबर इंटेन्सिव्ह म्हणून हे फक्त माणसांनी करावं आणि बायकांनी करू नये, ही कशी धारणा चुकीची आहे. आता मागच्या 75 इयर्सचा प्रवास जर बघितला तर 1947 सगळ्यात पहिल्यांदा शिवपूरला इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा मुलींना ॲडमिशनसाठी आमंत्रित केलं. तेव्हाच्या वेस्ट बेंगॉलच्या एज्युकेशन मिनिस्टरने हा इनिशिएटिव्ह घेतला आणि तेव्हा पहिल्यांदा 2 मुलींनी इंजिनिअरिंगमध्ये रजिस्ट्रेशन केलं. पण सेकंड इयरला येऊन 2 पैकी एका मुलीने सोडून दिलं. कारण फक्त एवढं होती, लोकांनी भीती दाखवली की दिस इज एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट, ये आपसे नहीं हो पाएगा. नंतर लेट इला दिदी आम्ही ज्याला म्हणतो म्हणजे मिसेस इला घोष मुजुमदार ह्या पहिल्या इंजिनियर बनल्या वेस्ट बेंगॉलमधून आणि भारतातल्या पहिल्या मेकॅनिकल इंजिनियर. तशाच नंतर पुण्याला लीला पूनावाला ही ह्या नावाची व्यक्ती होती जी पहिली मेकॅनिकल इंजिनियर बनली महाराष्ट्रातून आणि ती अल्फा लेवल नावाच्या कंपनीमध्ये आली, ट्रेनी इंजिनियर होती. तिथून ती शिकत इतकी तिने मेहनत केली, एवढं सिन्सिअरली काम केलं, ती चेअरपर्सन बनली आणि पहिली फिमेल CEO चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर बनली, जे की एक रेकॉर्ड आहे. तसंच कल्पना चावला हा नाव आपण सगळ्यांनी ऐकून आपल्याला माहिती आहे. शी वॉज अन एरोस्पेस इंजिनियर आणि एरोस्पेस इंजिनिअरिंग हे मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचीच सब ब्रांच आहे. त्यामुळे तिने पण मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगमधले सुपर स्पेशालिटी म्हणजे एरोस्पेस हे निवडलं आणि शी हॅज कॉन्ट्रीब्युटेड टू हिस्ट्री अँड एंटायर वर्ल्ड नोज अबाउट कल्पना चावला. हे 1-2 एक्झाम्पल्स आहे, पण असे आपल्याला हजारो एक्झाम्पल्स माहिती आहे. अगदी हिस्ट्रीपासून म्हणजे गार्गी मैत्रेयीपासून, झाशीच्या राणीपासून आजपर्यंतच्या बायका ज्या इस्रोमध्ये सायंटिस्ट म्हणून काम करतात आहे आणि त्यांनी खूप मोठे मोठे विक्रम करून दाखवले आहेत. आणि स्पेसपासून आज तर मुली मायनिंग इंजिनियर्स पण होतात.
इतके वर्ष मायनिंग इंजिनिअरिंगला मुलींना ॲडमिशन नव्हती. मग एक 5 वर्षापूर्वी एका मुलीने कोर्टात केस केली की मला का करू देऊ नये. मी नाईट ड्युटी करू शकते, मी सगळीच ती कामं करू शकते जो एखादा माणूस करू शकतो. आणि ती कोर्टात केस जिंकली आणि ती मायनिंग इंजिनियर झाली. आणि आज माझी मुलगी पण मायनिंग इंजिनियर आहे. त्यामुळे तिलाही सगळे खूप कौतुक करतात की तू पण एक असं धाडस केलं की एक अशी फील्ड जिथे मुलं असतात तिथे तू जाऊन दाखवली. त्यामुळे आपल्याला आज खूप वी आर हॅपी टू सी की बऱ्याचशा गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्समध्ये, प्रायव्हेट कंपनीजमध्ये सुद्धा त्यांनी वेगळ्या सीट्स ठेवल्या आहेत फक्त बायकांसाठी, प्रत्येक लेवलला, म्हणजे अगदी एंट्री लेवलपासून टॉपमोस्ट मॅनेजर लेवलपर्यंत. आणि एक शेवटची एक छोटीशी गोष्ट ही सांगते की माझे हजबंड, माझा नवरा हा ऑडिटिंग या सर्टिफिकेशन लाईनमध्ये आहे. आणि त्या कुठल्याही कंपनीत जाऊन ते सगळ्यात पहिल्यांदा बघतात की तिथलं वर्क कल्चर कसं आहे. आणि उत्तम वर्क कल्चर दिसलं की ते विचारतात की तुमची इथली हेड किंवा मॅनेजर ही एखादी लेडी आहे. आणि त्यांनी हो सांगितल्यावर ते विचारतात सर तुम्हाला कसं कळलं. ते म्हणतात एवढं चांगलं वर्क कल्चर तरच असेल जर मॅनेजर. सो थँक्यू अगेन फॉर गिविंग मी दिस चान्स. थँक्यू. धन्यवाद. अब मैं आमंत्रित करती हूँ चेंज द माइंड डॉक्टर जयाते मोहकर जी को. आप अंग्रेजी विषय में PhD हैं और प्रोफेसर भी हैं. आइएगा. सगळ्यांना माझा मनपूर्वक नमस्कार. मी जो शोध लिहिलेला आहे त्याचं नाव आहे चेंज द ओनली कॉन्स्टंट, द ओनली रियालिटी, बट माइंड द चेंज. आता मोठा पेपर जो माझा आहे तो पुस्तकात आलेलाच आहे, पण आता फॉर टाईम कॉन्स्टंट्स मी अगदी महत्त्वाचं जे त्याच्यातलं आहे ज्याच्यावर आपण आज सगळेजण लक्ष केंद्रित करू शकतो किंवा ज्याच्यात आपल्या सगळ्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे असा फक्त महत्त्वाचे मुद्दे मी त्याच्यातनं घेते. चेंज इज वॉन्टेड, इट इज इनएव्हिटेबल, म्हणजे जे टाळता येऊ शकत नाही असं आहे. अँड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मिंग, इन द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग, चेंजिंग, वी मस्ट माइंड द कॉन्सिक्वेन्सेस. त्याचे परिणाम काय होतील पुढे जाऊन, ते आपल्या चांगल्यासाठी राहतील का. कारण की एकदा झालेला जो बदल असतो आणि ज्याला आपण ॲक्सेप्ट केलेला आहे, गृहीत धरलेला आहे किंवा ज्याला आपली मान्यता मिळालेली आहे, असे बदल पुन्हा वापस होऊ शकत नाही, पुन्हा पूर्ववत येऊ शकत नाही. ते घडलेले असतात त्याला मग ते स्वीकारणं अनिवार्य होऊन जातं. म्हणून वी नीड टू फोकस और वी नीड टू सुपरवाइज द चेंज. वी नीड टू कीप अ कॉन्स्टंट विजिलन्स ऑन द चेंज. दोन गोष्टी महत्त्वाच्या अशा ह्याच्यामध्ये आहेत की टाईम अँड चेंज. डू नॉट सीक पीपल्स परमिशन. दे डू नॉट वॉन्ट पीपल्स परमिशन. टाईम, इट इज अ फ्लो, it flows. Time and change don't seek anybody's permission, but this is a common factor between the two. But the difference is, while we cannot change or stop time, we can definitely monitor change. We can stop change, we can alter change, rectify change, while time is in our hands. Once we allow it to flow, proceed it forward, then it cannot come back. It has to be accepted. So it is better that we change or modify or rectify the unwanted change while it is time. So the important things that I have stressed here on are, the first is how does that change starts taking place? What does it matter? What is wrong if we throw aside some old practices? How does that change creep in? Silently, stealthily. It comes very silently. अगदी नकळत येऊन जातो आपल्या तो आतमध्ये. Stealthily. It creeps inside. How? काय हरकत आहे? Unwanted जुन्या रीतरिवाज तेच बघत बसण्याची काय जरूरत आहे? Throw aside. असं करत करत these are the mute sanctions, unspoken sanctions for some major changes. Now these mute sanctions, once granted for unwanted changes, also start becoming applying for the changes which need not take place, or some practices which should be preserved, protected, safeguarded. So it is therefore necessary to have some seals. चाळणी म्हणतो ना आपण, चाळणी.
की जे अनवॉन्टेड आहे ते खाली पडून जातं आणि जे आवश्यक आहे ते आपल्या जवळ राहतं. सो दीज सीड्स आर इन द फॉर्म ऑफ गुड बुक्स अँड सम सिनियर सिटीजन्स, एल्डरली पीपल ॲट होम. अनफॉर्च्युनेटली आज असं होत आहे की these two things are also becoming unwanted. The present generation doesn't want good books to read. They don't want elder people. I'm very cautious about it because this is not applicable to all. But in many families, what is happening today is elders are not wanted. Slowly they are becoming unwanted. Slowly, gradual change is coming, and this is noticeable. Had this not been noticeable, then we wouldn't have seen many people in the Vruddhashram. They are flourishing. This is a sad part of the story, and this must be told at some point of the time. This needs to be told, and this needs to be accepted that yes, this is coming, because for reasons whatever they are, elderly people are slowly becoming. They are the seeds. They were the people once upon a time when there was a joint family structure. These elderly people used to give the proper sanskars, guide the grandchildren at home when mothers used to be busy. They used to sit. And then they used to see, the sad part of the story is that parents like to send their children to personality development courses. They go for personality development camps, but they don't want their children to sit before their grandparents, their own mother-in-law, their own parents, etc. Why? Because they feel that अनावश्यक काहीतरी गोष्टी सांगून दिल्या जातात, त्याच्यात कशाला, त्याच्यापेक्षा ते तिथे जाऊ, म्हणजे ते फार प्रोफेशनल होऊन जातात. म्हणजे ही अशी पॅराडॉक्सिकल सिच्युएशन घ्यायला लागलेली आहे. पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट जी कधी काळी कोणीच कुठे त्या क्लासेसला कधी गेले नव्हते, ते आज सगळे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कॅम्प्सला जातात. घरी आई वडिलांकडे बसून, आजी आजोबांकडे बसून जे शिकल्या जात होतं, त्या काळचे लोक जणू काही त्यांना पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट त्यांची झालीच नव्हती, किंवा ते अनपढ होते आजी आजोबा, किंवा ते जास्त शिकलेले नव्हते म्हणून नातवंड कोणत्या मोठ्या पोझिशन्सवर गेलेच नव्हतेत का, हा सगळा भाग आहे. पण आज परिस्थिती ही बदलत चाललेली आहे. व्हॉट आय एम सेइंग इज द चेंज इज टेकिंग प्लेस, अँड इफ वी कॅनॉट स्टॉप टाईम, वी कॅन डेफिनेटली स्टॉप द चेंज. म्हणून हे आता ह्या सीड्स ज्या, जशा मी म्हटलं की ह्या सीड्स ज्या आहेत, ह्या चालण्या चांगले पुस्तकं आणि घरचे मोठे वडीलधारे माणसं, ही आता दोघंही अनवॉन्टेड, या सीड्सच आता नाही आहेत घरात, तर मग चालणार काय? हाऊ आर द चिल्ड्रन गोइंग टू नो समथिंग? हाऊ, व्हॉट इज राईट, व्हॉट इज रॉंग, हू इज गोइंग टू टेल देम? द प्रोफेशनल पीपल सिटिंग आउटसाइड, दे आर ऑल बिझनेस ओरिएंटेड. They are not going to give you everything also with the love, affection, care that is given by grandparents at home. Why are they going to give? What business do they have? Give us some rupees. We will develop your child's personality. We will, in the name of developing child's personality, we will also give them some knowledge of spoken English. Spoken English. And that spoken English also, for your information, many of my students told me, madam, what is, see, if you go to a दिशा आइसक्रीम पार्लर एंड आस्क हिम कि सर इसका ये रेसिपी कैसे बनता है, हमको थोड़ा बताओगे क्या? व्हाट विल ही से? अरे वो तो ट्रेड सीक्रेट है मैडम, वो हम क्यों बताएं? दैट इज अवर ट्रेड सीक्रेट. आपको लेना है लो या मत लो. कैसी बनती है आइसक्रीम दिशा की, ये कोई बताता थोड़ी है. सो सिमिलरली द पीपल हु आर सिटिंग देयर फॉर द कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पोकन स्किल्स, दे नेवर गिव द ट्रेड सीक्रेट. They will never tell you what are auxiliary words, what are main words, in what tense, what change is needed here and there, before the verb, after the, these things they will never tell. What will they teach you or your child is, हाँ, रेलवे स्टेशन में कैसे बोला जाता है, एयरपोर्ट में जाओ तो कैसे बोला जाता है, चार फ्रेंड्स के सामने कैसे बोला जाता है. What nonsense. Is the child always going to go and stand before a railway station counter, or is he always going to go to the airport? What needs to be given to him is the language skill, which is kept hidden, which is kept a secret, because their profession must go on, their business must go on, they are there to earn. But the people who have today become some people at the top, they are on the position they were once upon a time sitting before their grandparents. This we have forgotten. So now, the next change associated with this next change is the requirement of junk food, because mothers are working, because they don't have time to spare for their parents or in-laws, they are
sending them again. So it is a compact sort of a family where preference is now being given to ready-made food, the junk food. So what is happening here, the unfortunate part is the children are becoming malnourished in both the senses. Malnourished because they do not have good samskars also, and they are eating junk food also. Only some days back I read that the Domino's, somebody on my WhatsApp sent me that the Domino's are destroying the Sanatan Dharma. Some customer had demanded a vegetarian food and the Domino's gave them the non-vegetarian food. They supplied it. And then they accepted, अरे गलती हो गई साहब, क्या हो गई, गलती हो गई, क्या हो गई. But the customer had already tasted and eaten the food which was not asked by him, which was not demanded by him, for which he had paid. So this junk food is coming home because mothers are busy, because they do not have time. If they do not have time, grandparents definitely have time and they are going to give the time to their grandchildren, but they are not going to. So in 2 minutes, I'll just wind up. Therefore, the malnourished activities need to go, and another unfortunate part of the story is that I must carry forward is, on which your thinking is needed, is the disappearance of the feeling of repentance. Nobody feels sorry for what is going on, and another alarming bell that is being sounded is the preference for living relationship. नित्यं स्मरामि शुभदां वरदां वरेण्यां सिन्धुर्मिधौत चरणां सुदीयां शरण्यां श्रेयो निदानपर भारत पुण्यभूमिं शैलाधिराज मुकुटां मम जन्मभूमिं वंदे भारत मातरम। जिस पावन स्थली में हम बैठे हैं, राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर जी, इनका ये स्मृति स्थल है और आज से लगभग 9 दशक पूर्व जिन्होंने भारतीय समाज की महिलाओं ने एकत्रित आकर के राष्ट्र उत्थान के लिए कार्यरत होना चाहिए, यह विचार सबसे पहले रखा। ऐसी वंदनीय लक्ष्मीबाई केळकर जी के स्मृतियों को अभिवादन करती हूँ। आदरणीय मंच जो बहुत ही प्रबुद्ध ऐसी महिलाओं से सजा है, सना जी, अपने आप में ही उनको परिचय की आवश्यकता नहीं है। साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग सना जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। नीलाताई सप्रे जी एक ऐसी, जिसे बोलते हैं ना, कर्तृत्वशालिनी प्रबुद्ध महिला कि उस समय जब वे युवा थी, कॉलेज में पढ़ती थी, तो फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करके और उन्होंने वो विमान जिसे कहते हैं उसे उड़ाया। ऐसी एकदम कर्तृत्वशालिनी नीला जी, अंजलि ताई जी और गुरुतुल्य जो हमारा सारथ्य कर रही पूरे कार्यक्रम का, ऐसी उज्ज्वला ताई जी पाटिल, सम्मुख उपस्थित सभी विदुषी, आप सबको नमस्कार। वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, ऐसा एक पंक्ति, पहली पंक्ति अपने राष्ट्रीय विचार मंच, भारतीय विचार मंच के ये जो स्मरणिका अभी रिलीज हुई है उसमें लिखा हुआ है। तो वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता मतलब हम सब मिलकर इस राष्ट्र की चेतना के जागरण के लिए एकत्रित आए, ये दायित्व हमारा है। आज का अपने इस कार्यशाला का थीम भी स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर, ऐसा लिखा हुआ। 2-3 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने पहली बार ये विषय उठाया। इतने समय हो गया है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि स्वाधीनता और स्वतंत्रता में अंतर होगा। वो इसीलिए समझ में नहीं आया क्योंकि हमेशा हम ट्रांसलेटेड वर्जन में ही सारी चीजें समझते आए हैं।
इसलिए इसका जो भेद है, इसमें जो थोड़ा सा शेड का फर्क है, परंतु व्यक्तित्व में ही परिवर्तित कर हो जाता है, राष्ट्र के व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाता है, ऐसा ये शेड का फर्क है। भौतिक शास्त्र की विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए कलर के स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं, रश्मिता एग्री करेगी इस पर, कि दो बाजू के जो कलर्स होते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी का बहुत फर्क नहीं होता, लेकिन दिखने में एकदम फर्क पड़ जाता है। ऐसा स्वाधीनता और स्वतंत्रता में अंतर है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वाधीन हुआ। ब्रिटिशों ने भारत की अधीनता छोड़ करके वो हमारे ऊपर डाल दी, हमने स्वीकार की, और 1950 से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन हो गया। ये जो बीच के 2-2.5 साल है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर में बीत गए और हमारा संविधान पूर्ण तरह से तैयार होकर 26 जनवरी 1950 इसमें इंप्लीमेंट हो गया। आज उसको भी 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना? तो इस भारतीय विचार मंच के स्मरणिका में उन विभूतियों के 15 महिलाओं के चित्र भी है और उसके संदर्भ में रमेश पतंगे जी का लेख भी है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर भारत को जानना है तो केवल भारत का इतिहास संस्कृति को जान करके नहीं चलेगा, उसको तो जानना ही है। परंतु स्वाधीनता के बाद देश जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर चल पड़ा है उसे भी जानने की आवश्यकता है। समसामयिक विषयों को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन गढ़ा गया होगा, अर्थात उस समय के जो विद्वान थे उन्होंने केवल उस समय के लिए नहीं सोचा, थोड़ा सा दूरगामी भी सोचा होगा। लेकिन अभी चेंज द माइंड एंड माइंड द चेंज, इसके ऊपर हमने जो निबंध में आया है वो विचार भी सुने कि समय तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो परिवर्तन की प्रक्रिया है उस परिवर्तन की प्रक्रिया को हम कटाक्ष करें, उसका निरीक्षण करें, उसका विजिलेंस रखें, ऐसे शब्द उनके थे। तो ऐसा कहा जाता है कि संविधान तो पढ़ना ही है, लेकिन संविधान के पूर्व जो डिबेट्स हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो डिबेट चल रही है, उन्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि पूरी तरह से सार गर्भित विचार उन डिबेट्स में हमें देखने को मिलते हैं। भारत का संविधान लागू हुआ और हम स्वाधीन हुए, परंतु हुआ यूं कि समकालीन तत्कालीन जो राजनैतिक लीडरशिप थी, उन्होंने पश्चिम की ओर देख करके, यूरोप की ओर देख करके, अन्य देशों की ओर देख करके भारत के विकास की संकल्पना की। अगर उन्होंने पंडित दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन इस आधार पर विकास की प्रक्रिया को सोचा होता तो हम स्वतंत्र होते। हमें ऐसा लगता है ना, रश्मिता ने अभी बोला, लीला पूनावाला की बात उन्होंने की, उन्होंने कुछ गिनी चुनी महिलाओं के बारे में बताया हमें। क्यों पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन हायर एजुकेशन और स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, why the participation of women in all these sections of the education was less? Because there were certain, what you can say, wrong ideas, wrong inputs, I should not say wrong, distorted inputs, और उसकी वजह से ये माइंडसेट तैयार हो गया। क्या तो इंडस्ट्री में काम करना पड़ेगा तो समय तो कोई रहेगा ही नहीं, तो महिला कैसे जा सकती? तो टेबल वर्क और जहाँ कम्युनिकेशन आसानी का काम है वहाँ महिलाओं का रिक्रूटमेंट होना चाहिए। वैसे ही सारे
शिक्षा के आयाम और विधाओं में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। आज जब एक बात पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कही, तब हमें सोचना चाहिए कि भारत के विकास की प्रक्रिया का जो जोर पिछले 10 वर्षों में हम देखते हैं, उसके पहले क्या भारत भारत नहीं था? बिल्कुल था। लेकिन अभी की जो सरकार है, अभी का जो नेतृत्व है, वो भारतीयता आधारित भारतीय विकास का मॉडल लेकर चल रहा है। ये समग्रता का मॉडल है, इसलिए विकास दिख रहा है। आज से पूर्व कहीं भी इकोनॉमिक पायदानों पर भारत की गिनती बहुत पीछे होती थी। आज हम 5वीं पायदान पर हैं और कहा जाता है कि आगामी 2-3 वर्षों में हम 3रे पायदान पर जाएंगे। ये कैसे संभव हुआ? ये काल कौन सा था जब संपूर्ण विश्व की सारी अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही है, जहां पूरी तरह से स्लो डाउन हुआ है? भारत में भी स्लो डाउन था, लेकिन भारत की मातृशक्ति, इसका जो विचार है परिवार को चलाने का, जितनी आय आई उसमें से 25% बचत, 75% में भी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट करके ही व्यय करना। इसकी वजह से कितने कितने महीने हमारे बेटे युवा जॉब को मुखर गए, उनके जॉब्स खत्म हो गए, सैलरीज नहीं हुई, परंतु घर ने नहीं कहा उनको कि अरे कमाता नहीं है, खाता कैसे है। तो इस विमर्श को समझना पड़ेगा। आज हम अपना परिचय करवाते सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों में हमें जाने का जो है विचार करना चाहिए। जेंडर बायस में क्या करना चाहिए? तो प्रेमानंद जी महाराज ने पूजनीय मोहन जी को कहा कि ट्राई टू वॉश द थॉट्स, विचारों को धोना चाहिए। केवल शरीर से बात करने से नहीं चलेगा कि जो विचारों के अंदर गंदगी आते जा रही है, इसके धोने के लिए कोई तंत्र विकसित करना पड़ेगा। आज भारत के गौरव की जो बात है ना, वो इसीलिए है कि संघ ने व्यक्ति निर्माण का स्वयं का तंत्र विकसित किया, राष्ट्र सेविका समिति ने स्वयं का तंत्र विकसित किया। इसीलिए वे विविध क्षेत्र में जब सेविकाएं जाती है, स्वयंसेवक जाते हैं, तो वहां परिवर्तन के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन अधिष्ठान भारत माता होता है। इसलिए इस अधिष्ठान को समझे, भारत की नियति को समझे। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हर राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत की नियति है विश्व गुरु बनना। Each nation has a message to deliver. हमारा मैसेज क्या है संपूर्ण विश्व को? वसुधैव कुटुंबकम। And we have a mission to accomplish. हमारा मिशन क्या है? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। संपूर्ण विश्व को हमें आर्य बनाना है, प्रबुद्ध बनाना है, प्रो नेचर बनाना है। वो हमारा मिशन है, मैसेज है हमारा। हम सब एक है, एक परिवार के सदस्य हैं, और हमारा ये क्या है, नियति क्या है? भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो ये सारे स्पेक्ट्रम में जब हम अपनी भारतीय महिलाओं को देखते हैं, तो अपने भारत के विकास के लिए किस तरह का तंत्र कारीगर होगा, उसको हम स्वयं सोचें, क्योंकि हमारे हाथ में हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं। इन पीढ़ियों को हम ठीक से संभालते हैं तो देश को विकसित होने में या कितने भी ट्रिलियन की इकोनॉमी होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो आओ साथ चले, साथ मिलकर के सोचें और हमारे हृदय एक हो जाए। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपास। जी को कि वे अपने विचारों से हमारे मन मस्तिष्क का ध्यान खींचे और मार्गदर्शन करें। धन्यवाद उज्ज्वलाताई। आदरणीय मंच आणि समोर उपस्थित
प्रबुद्ध बंधू तथा भगिनी, आजचा कार्यक्रम मिश्र भाषांमध्ये आहे आणि मला केवळ शक्तिपीठाची माहिती देण्यासाठी सांगितलेलं आहे. आपण सर्वजण या वास्तूत उपस्थित आहात. ही शक्तिपीठाची एक वास्तू आहे आणि इथे वंदनीय मावशींचं स्मारक डाव्या बाजूला आहे. आपण जाताना नक्की त्याचं दर्शन घेऊन जावं ही नम्र विनंती. वंदनीय मावशींनी ज्यावेळी देह ठेवला तेव्हा त्यांची अंतिम यात्रा अहिल्या मंदिरापासून शक्तिपीठपर्यंत आली. सुमारे 10,000 सेविका त्या अंत्ययात्रेत होत्या आणि इथे त्यांना अंतिम प्रणाम देण्यात आला आणि नंतर पुढे ती अंत्ययात्रा अंबाझरी स्मशानभूमीत गेली. त्यामुळे इथे मावशींचं स्मारक बनवण्यात आलं आहे. आणि याशिवाय शक्तिपीठामध्ये महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अनेक उपक्रम चालतात. इथे आपल्या विचारांमध्ये आपल्या परिवारातल्या काही महिला विद्यार्थ्यांची सुरक्षित उत्तम भोजन आणि अभ्यास अशी एक आणि संस्कारित मुली घडविण्यासाठी त्यांच्यासाठी इथे एक निवास व्यवस्था आहे. वाचनालय आहे जिथे रामायणावर उत्कृष्ट ग्रंथसंपदा याशिवाय अन्य पुस्तके आहेत. ज्या स्त्रियांना रामायणात काही रिसर्च करायची इच्छा असेल त्यांची व्यवस्था आम्ही करू शकतो किंवा त्यांना काही स्कॉलरशिप देण्याची सुद्धा संस्थेची इच्छा आहे. याशिवाय इथे कीर्तन वर्ग चालतो जो एक युनिक प्रोजेक्ट आहे आणि जो काही करंट विषय असेल त्या विषयावर कीर्तन शिबिर होतं. एक 8 दिवसाचं 10 दिवसाचं असं कीर्तन शिबिर होऊन विदर्भातले अनेक महिला पुरुष इथे शिक्षण घेऊन आज समाजामध्ये प्रबोधनाचं कीर्तनाच्या माध्यमाद्वारे उत्तम कार्य करीत आहे. गतवर्षी शिवाजी महाराजांच्या 350व्या राज्याभिषेकाप्रित्यर्थ तो विषय घेऊन कीर्तन शिकवण्यात आलं आणि विदर्भभर त्याची कीर्तनं झाली. याचा आम्हाला आनंद आहे. इथे उद्योगवर्धिनी आहे आणि महिलांना विविध पदार्थ बनवण्याचं प्रशिक्षण दिलं जातं. त्यातून तयार झालेल्या पदार्थांची विक्री इथे होते. याशिवाय जशी गरज असेल त्याप्रमाणे छोट्या गावातनं पण इथे महिला येतात आणि शहराच्या चवीचे पदार्थ त्यांना शिकवले जातात आणि त्याची विक्री व्यवस्था पण ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मार्फत होत असते. संस्कार केंद्र इथे चालते. होमिओपॅथी चिकित्सालय आहे. सकाळी 11 ते 1:30 पर्यंत निःशुल्क चिकित्सा आणि होमिओपॅथी औषध दिल्या जातं. वार्षिक आरोग्य शिबिर महिलांसाठी आम्ही घेतो आणि भजन वर्ग, संस्कार वर्ग, साप्ताहिक शाखा असे अनेक उपक्रम इथे चालतात. जे काही निबंध वाचन झालं आणि त्याच्यामध्ये जे काय अनेक विषय आले त्याच्यामध्ये भारताचा हॅपीनेस कोशंट हा आता एक चर्चेचा विषय आहे. याच्यामध्ये आपण खूप काही वर आहे असं नाही तर संतुष्टी, समाधान आणि त्याच्या पुढे आनंदी राहण्या जीवन जगण्याची कला आणि असं आनंदी जीवन आणि आनंदी संस्कार मिळण्यासाठी शक्तिपीठात आपण जर आलात तर याचा आपल्याला निश्चित अनुभव येईल याची मी तुम्हाला खात्री देते. इथे येत चला, इथला आनंद घेत चला आणि तो आनंद वाटत चला. आजच्या ह्या कार्यशाळेसाठी तुम्हाला सर्वांना अनेक शुभेच्छा. लीनाताई, नीलाताई, अंजलीताई, माझ्यासमोर उपस्थित सर्व ज्ञातीजन, ज्या ज्या विषयात तुम्हाला ज्ञान आहे ते अमूल्य आहे म्हणून तुम्ही इथे आहात. वंदनीय मावशी केळकरांच्या स्मृतीला अभिवादन करते, भारत मातेला अभिवादन करते आणि तुम्हा सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा आधीच देते आणि अभिनंदनही करते की जी एक प्रथा परंपरा आहे विचारांची की बाईच बाईची शत्रू आहे ती तुम्ही इथे मोडून काढलेली दिसते आहे. त्यासाठी तुम्हा सगळ्यांची खूप खूप अभिनंदन. कारण इतक्या संख्येने बायका एकत्र राहणं, इतके वर्ष राहणं, चेहरे बदलत असतील पण मला वाटतं ती स्त्री शक्ती इथे कायम असते. म्हणून या वास्तूचं नाव अगदी उचित आहे, शक्तिपीठ. म्हणजे पीठापासून सुरू झालेलं स्त्रीचं काम शक्तिपीठापर्यंत पोहोचत आहे. या स्त्री कुठेही मागे नाही. 2-3 मुद्दे सांगते आणि मग थोडंसं बोलते. एक चेर्नोबिल कोणी वाचलेलं आहे का? चेर्नोबिल म्हणजे तो जो परमाणु स्फोट झाला
त्या स्फोटामुळे जी काही हानी झाली त्या देशाची जितकी झाली त्यापेक्षा जास्त बाजूच्या देशांची झाली. त्याचं त्या देशाचं दुर्दैव असं की तिथे होणारी जी बालकं होती म्हणजे तेव्हा ज्या गर्भस्थ माता होत्या त्या मोठ्या गर्भावर त्याचे परिणाम झाले. त्यांच्यामध्ये गुणसूत्रीय दोष आले. हा एक मुद्दा. दुसरा असा की आत्ता 2-3 भाषणं किंवा शोधनिबंधाचं जेव्हा वाचन झालं त्याच्यामध्ये असं होतं की मधल्या काळामध्ये स्त्री घरी होती, ती सक्षम होती, पण तरी ती घरी होती. तर 300 नावाचा एक इंग्लिश सिनेमा आहे ज्यामध्ये शायद मैंने हिंदी में बात करनी चाहिए, सॉरी वर क्यों ओके आवाज़. तो 300 नामक एक मूवी आई थी. उसमें युद्ध भूमि का चित्रण था और वो युद्ध कथा थी. तो वो वहाँ की जो हीरोइन है वो मूवी की, तो वो कहती है कि मैं क्यों नहीं हूँ बैटलफील्ड पर, व्हाई आई एम नॉट देयर ऑन द बैटलफील्ड whereas I am as capable as you people are. जो सेनापति था सबको वो बोलती रहती, उसको बड़ी ये होती है अंदर से, ये आता है ना एकदम से ऐसे उबाल आता है. तो उन्होंने कहा कि the reason is कि if we die, if every one of us die, it won't matter, but if you die, we won't have anything for reproduction. क्योंकि ये हम लोग हैं जो हम चला पाते हैं. हमने पढ़ा है, सुना है, 84 लाख स्पीशीज में से हम हैं. जहाँ जेंडर इक्वालिटी की बात होती है ना, तो मैं तो कहती हूँ कि बस एक इसमें स्त्री आगे है कि वो जन्म दे सकती है. और यही बात उसने अपनी पिछाड़ी पे है ऐसा करके अपना माइंडसेट बना लिया. ये माइंडसेट की बात है. यानी बड़े बड़े दिग्गजों को जन्म देने वाली वो कमज़ोर कैसे हो सकती है? कभी नहीं हो सकती. बस बात इतनी है कि ये जो सम्मेलन, ये जो कार्यशालाएं होती है ना, मुझे तो लगता है कि ठीक है, जिस चीज़ के लिए आज 100 सालों का हम चिंतन मनन मंथन सब करने वाले हैं, बस इसमें एक बात आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि आप सक्षम हैं. ये आपको पता है क्योंकि लोगों को पता है, तो वो आपको इससे अवगत कराते हैं या ये आपको बताते रहते हैं कि आप कहाँ कम हो, है ना. शुक्राचार्य सब जगह होते हैं जी. वो आपको ये हमेशा अवगत कराएंगे कि आप कहाँ कम हो. और ये आम जिंदगी में भी बहुत बार होता है कि आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी साड़ी पहन के, बहुत अच्छे से तैयार होके हमेशा से अलग और सुंदर दिख रही हो, कोई आके बोलेगा सब ठीक है पर ये ठीक नहीं है. तो ये ठीक नहीं है वाले ऐसी नज़र लेके चलते हैं. ये सारे लोगों के पास है, शायद हमारे पास भी है. इसलिए हमें हमारे लिए हमारी नज़र ऊंची करनी चाहिए. स्वाधीन होने का मतलब ये है हम खुद के अधीन हो, हम विचारों के लिए भी किसी पर निर्भर ना हो. वरना आपको रोज 100 लोग आपके बारे में अलग चीज़ें बताएंगे. आप क्या हर चीज़ मानोगे? आप हर दिन खुद को बदलोगे? चेंज इज कॉन्स्टेंट बट यू कांट चेंज कॉन्स्टेंटली, है ना. आप आपका किरदार भूल जाओगे तो हम कहाँ रहेंगे. बात हुई थी हमारी संस्कृति की. हमारी संस्कृति, हमारे 30 त्योहारों की. हमारा एक त्योहार यानी बहुत बड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पैकेज है. हम सब, हमको उसमें गाना आएगा, हमको उसमें बजाना आएगा, हम बहुत सारी रंगोलियाँ बनाएंगे, हम फूलमाला बनाएंगे, हम खाना भी बहुत अच्छे से बनाएंगे, हम घर बहुत अच्छे से सजाएंगे. तो हम सब थे. हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी थे, हम डेकोरेटर्स भी थे, हम एक्सटीरियर डिज़ाइनर भी थे, हम फ्लोरिस्ट भी थे, हम रंगोली वाले भी थे, हम खाना बनाने वाले भी थे. वी वर द बेस्ट. इसलिए हम हमारा सब कुछ दे पाए. हम पूजा वूजा करते हैं ना, जिसको आजकल बड़े हीन नज़रों से देखा जाता है कि पूजा करना है यानी जिसको कोई टाइम नहीं है, जो टाइम पास करने के लिए पूजा करते हैं, इसे क्या मिलता है. मैं टॉक्सिसिटी हैंडलर हूँ, बता सकती हूँ. डोपामाइन डिटॉक्स की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप सिर्फ 10 मिनट दे दो, उन फूलों में रहिए, उन सुगंधों में रहिए,
उनकी अलग अलग जो आकार है ना, हमें वरदान है चीज़ों को क्यूरियसली देखने का। हमारी अश्म युग से आज तक, डिजिटल युग तक हमारी जो कुछ बढ़त हुई है हमारी क्यूरियोसिटी की वजह से, जिज्ञासा। ये जिज्ञासा आज खत्म हो चुकी है क्योंकि हम आज उपभोक्तावादी युग में हैं। हम उपभोक्ता बन चुके हैं। कोई आए और हमारे लिए करे, फिर वो घर में झाड़ू भी लगाना हो सकता है या हमें ओला उबर बुक कर देने के लिए भी हो सकता है। हमको उपभोक्ता बनते रहने में बहुत मजा आता है। पर हम ये भी देखते हैं कि हमें क्लासेस में, है ना, अभी वो गणपति बनाने की कॉम्पिटिशन है ना, मिट्टी के गणपति बनाने की, हमें कितना अच्छा लगता है मिट्टी से हाथ लगाना। पर हमने तो मिट्टी छोड़ दी है। जिस मिट्टी से इतना सब कुछ बना, है ना, आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेडीज इतनी आगे जा रही हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आगे जा रही हैं। जहाँ से लोहा निकल रहा है उस जमीन को एक बार तो देखिए, हम नहीं देखते, है ना। एक बार लगा के देखिए पैरों को। हम पहले उठते बराबर जमीन पर पैर रखने से पहले उसको वंदन करने वाले लोग हैं, पर आज हम जमीन पर पैर ही नहीं रखना चाहते, हम जूते रखते हैं। ठीक है, ये नहीं बदल सकता, ये जरूरी भी है। पर क्या आपको पता है इससे बढ़िया डिटॉक्स आप हमारे जो शरीर में जो विषय है, जो भी कुछ फ्लूइड्स रहते हैं, उनको खींचने की ताकत सिर्फ मिट्टी में है। नेचुरोपैथी सेंटर में आप जाके देखिए, मिट्टी पट्टी के लेप के बिना आपकी कोई भी उपचार शुरू नहीं होती। वहाँ की उपचार प्रणाली वैसे ही है। छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द है, उससे हम इतने दूर हैं कि हमको हमारा पड़ोसी पता नहीं है, पर हमें ये पता है कि अमेरिका में इस पे हमला हुआ। क्या करना है? एरिस्टोटल ने बहुत अच्छा कहा था, आपको सब कुछ जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स गुड दैट यू डोंट नो एवरीथिंग, क्योंकि आपको आपके बारे में, आपके आसपास के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। वृद्धाश्रम की बात भी निकली थी। खेद से कहना पड़ रहा है कि जहाँ लड़कियों को ससुराल और मायके दोनों में अधिकारों के साथ साथ प्रॉपर्टी में हिस्से की बात आ रही है और वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। दूसरा ऐसे कि जितने हम आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकली टेक्नोलॉजिकली आगे बढ़ रहे हैं, हम आ चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। ये चुनौती है, ये उपलब्धि नहीं है। हाँ, आप गूगल पर जाके सर्च कर लो, कुछ चाहिए हो, आपका समय बच रहा है, पर उस समय का उपयोग हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, कुछ विधायक कार्य कर रहे हैं या नहीं, ये भी सोचने वाली बात। जाहिर था कि जब दहेज और ये प्रथाएं थी तब बहुत एक समय चला कि जहाँ हम सब ये सोच रहे थे कि बाप रे, स्त्रियों के लिए ये बहुत कठिन समय है। पर यकीन मानिए वो समय बाकी भी, अगर आप रजिस्टर्ड कीजिए, कुछ अगर आप देखते हैं, हर चीज़ को रजिस्टर कीजिए कि क्या चल रहा है। हमको जो लगता है कि हाँ इस चीज़ पर बात करके बहुत अच्छा लगेगा, वो लेते हैं, पर बाकी उपलब्धियों के बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। तब इतनी महिलाएं नौकरी के लिए घर से बाहर गई, सक्षम हुई, तब आप यहाँ हो, इसका मतलब ये है कि आप जुड़े हो। पर अगर हमारी आगे की पीढ़ी, वो बिल्कुल खराब नहीं है। जब बच्चे आते हैं, बात करते हैं, तो वो वेल रेड है, वेल अवेयर है, बस उनको उस यानी क्या कहते हैं, उस कमांड से आपको बताना है कि ये सही है। हमको आजू बाजू के बच्चों को भी यानी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर हम हमारे बच्चों को जो कह रहे हैं वो 100% हम पहले कन्विंस हो, हमने कन्विंस होना है। क्योंकि जितनी बीमारियां बाहर है, मानसिक जितने उनके प्रॉब्लम्स हैं, उतने भारत में आज भी नहीं है, पर अभी आ रहे हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को मार सकती है तो वो हमारे भी चौखट पर आ गए हैं। और हमने हमेशा कहा है कि स्त्री ही अनंतकाळची माता असते। कदाचित अनंतकाळची जरी नसली तरी तिच्यातलं मातृत्व झाकवायला नको, आणि तिच्या मातृत्वाच्या आड येऊन तिने पण असं काही करायला नको। आणि वेळ अशी पण आलेली आहे
की हे जे मातृत्व आहे हे पुरुषांप्रती आपलं काय कर्तव्य आहे. कारण जग जेंडर इक्वॅलिटी म्हणतं, पण आपण अजूनही जेंडर डिस्क्रिमिनेशनवर आहोत. कारण असं आहे की आत्तापर्यंतची जी काही कायदेशीर लढाई असेल, आज आता स्प्लिट वर्डिक्ट चाललेला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये मॅरिटल रेप हा स्प्लिट वर्डिक्टवर होल्ड केलेला इश्यू आहे. भारतीय विवाह संस्था जी आहे आणि त्या अनुसरून जे काही कायदे आहेत ते स्त्री आणि पुरुषांच्या विवाहामध्ये स्त्री आणि पुरुषांची काय काय कर्तव्य आहे, स्त्रीनी पुरुषासाठी, पुरुषांनी स्त्रीसाठी, त्याच्यामध्ये आपला सामाजिक व्यवस्था कशी आहे, वातावरण कसं आहे, परंपरा कशा आहेत, ह्या सगळ्याचा अभ्यास करून हे नियम बनलेले आहे, हा कायदा बनला आहे. खूप कष्टाने स्त्रियांना त्यामध्ये स्थान मिळालेलं आहे. त्यानंतर जर आपण ह्या सगळ्या घडामोडी करणार असू मॅरिटल रेप सारख्या गोष्टीवर, तर मला असं वाटतं की पुढची लढाई ही ती नाही राहणार आहे. पुढची लढाई पुन्हा आपण मागे जाणार आहोत आणि जिथून हे हक्क मिळवून देण्यासाठी केले. मग आता हा हक्क ज्या लग्नामुळे मिळालाय ते लग्नच जर मान्य नाही ना, तर आपण पुढे काय वाढून ठेवणार आहोत. आणि पुढे होऊ शकतं पुरुषही म्हणेल, म्हणजे स्त्री जर घरची काम करणारी बाई नाही तो पुरुष म्हणेल मग मी लेबर नाही है ना. म्हणजे घर चालवायला मी कमवून आणलं पाहिजे असा कुठे कायदा आहे, तो पण त्याचे हक्क मागायला लागेल. एक व्यक्ती म्हणून, एक माणूस म्हणून माझा हा नकार आहे असं पुरुषही म्हणू शकेल. मग विवाह संस्था टिकणार आहे का? अजिबात नाही. आणि विवाह संस्था खिळखिळीत होते आहे म्हणून देखील मानसिक रोग वाढतात. हे काही कारण नाही आहे की स्त्री पुरुषाच्या भांडणामध्ये एखादी मुलाचा जीव घ्यावा. तो पुरुष पण चुकलेला असेल, ती स्त्री पण चुकलेली असेल. पण म्हणून जेंडर इक्वॅलिटीचा नव्याने विचार ह्यासाठी करायचा आहे की एक पिंक असा पिक्चर येतो आणि तो म्हणतो की नो मीन्स नो, म्हणून आपण स्वैराचाराचा कुठेतरी त्याला पाठिंबा देतोय का, त्याला दुजोरा देतोय का, की तुम्ही काही करा, तुमच्या मागे एक आम्ही पोलीस लावून देऊ. कारण काय, तर तुम्हाला जगायची. म्हणजे आपल्याकडे कॉन्ट्रडिक्शन्स अशा आहेत की इथे पार्वमिता गोस्वामी तिथे दारूबंदीसाठी लढा देतात आणि तिकडे मुंबईमध्ये दारू प्यायला मिळावी म्हणून बायका आपल्या केसेस टाकतात. म्हणजे स्त्रीवाद किंवा स्त्री शक्तीची लढाई, स्त्रीमुक्तीची लढाई पण कुठे चालली आहे, हा सुद्धा एक चिंतनाचा आणि मंथनाचा विषय होऊ शकतो. जेंडर इक्वॅलिटीवर फोकस फक्त एवढ्यासाठी करायला हवा आहे की इतकं सोपं नाही आहे पुढचं जग जितकं आपल्याला वाटतं आहे. कारण आपण काय ठरवलं आहे, उपभोक्ता म्हणून राहायचं. हो, जवळ तुम्ही जमिनीवर चालणार नाही, जवळ सगळ्यांसोबत चालणार नाही, तवर ते तुमचे आणि तुम्ही त्यांचे होणार नाही. पुरुष इतके वाईट आहेत हे बिंबवण्यामध्ये काही स्त्रीवादी संघटना अजूनही हिरिरीनी, म्हणजे त्या तर आम्हालाही म्हणतात. माझ्याकडे अंजली ते तुम्ही आल्या होत्या, आमच्याच एक लेखिका आहेत अरुणा सदाने, त्या पेजवर लिहितात की सीता ही पहिली परित्यक्ता होती. रिअली? म्हणजे ज्या काहीच करू शकत नाही भविष्यासाठी किंवा वर्तमानात, त्या मागच्या इतिहासात जाऊन इतिहासातल्या लोकांना धडे शिकवण्याचं धाडस करतात. यांना किती सिरियसली घ्यायचं हेच आज तुम्ही आजच्या कार्यशाळेमध्ये ची चर्चा करा, ह्याचं मंथन करा. कारण ते लोक वेगळे होते, त्यांची आव्हानं वेगळी होती, समाज व्यवस्था वेगळी होती है ना. म्हणजे उलट पक्षी की एक माझ्या प्रजेतला माणूस, त्याला जर शंका आहे तर तो राजा राम, आपला देव तर आहेच पण राजा राम तेव्हा हा निर्णय घेऊ शकतो आणि ती तो निर्णय तेव्हा स्वीकारून 2 मुलांना स्वतःच्या बळावर जर जन्म देऊ शकते, तर मला असं वाटतं व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाची ह्यापेक्षा दुसरी 2 कुठलीही उदाहरणं नसू शकतात. म्हणून आपण ती जी स्थापना होती ती आपण मनोभावे पाहिली, आनंदाने नाहून मागून निघालो. कोणी याला उन्माद म्हणतं, पण हरकत काय आहे? अशा प्रसंगी जर तुमचा उन्माद निघत असेल तर तो एखाद्याचा खून करण्यापेक्षा जास्त चांगला आहे. धन्यवाद.